बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। होपफुली सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। वैसे अच्छी मैचिंग है, हाँ, स्क्रीन पे इत्तफाकन अच्छी मैचिंग है, बट इट्स वेरी गुड टाइम। हाँ, थैंक यू सो मच सदफ अब्दुल जब्बार। मैं सदफ अब्दुल जब्बार। अशफाक इसाक सत्ती, कैसे हैं जी आप लोग? ठीक ठाक हैं? दिन का आगाज़ आई एम श्योर कि अच्छा हुआ होगा इन इलाकों में। यानी कि आज आई कैन प्राउडली से कि कराची का जो AQI है दैट इज़ इवन बेटर देन इस्लामाबाद, और बाकी पंजाब का हम कंसिडर इस वक्त नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर जो मसाइल हैं, फॉग, स्मॉग एट्सेट्रा, ये जो फसलें जलाना, ये जो इंडस्ट्रियल एमिशंस तो यहाँ से भी वैसे हो रही होती हैं, लेकिन वहाँ पर जो चक्कर है, आपको पता है क्या किया है इंडिया की साइड से भी और पाकिस्तानी साइड से भी? उन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है जो फसलों को कटाई के बाद वो जो जगह होती हैं जला देते हैं, उससे सबसे ज़्यादा ये स्मॉग और अभी सोचे अक्टूबर का मंथ है, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, तो ये सिलसिला अभी मजीद बढ़ेगा। और अक्टूबर से मुझे याद है गर्मी ख़त्म नहीं हो रही। गर्मी कराची में ख़त्म नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े एक खुनकी जैसे आसार हमें दिखाई दे रहे हैं। जो हम कहते हैं ना, कुछ क्यूज़ ऐसे होते हैं जिससे हमें आइडिया होने लगता है कि ये अब वेदर जो है ना वो करवट ले रहा है या वेदर बदल रहा है। सो वेदर तो बदलता रहेगा, लेकिन एक और अहम चीज़ आज होने जा रही है और वो ये है कि आज फैसला कुन दिन है। फैसला कुन दिन कैसे है? इसलिए कि पाकिस्तान इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज चल रही है। 2 मैचेस हो गए हैं जिसमें से एक इंग्लैंड ने जीता, एक पाकिस्तान ने। आज तीसरा फैसला कुन टेस्ट पिंडी में है। और आज से वैसे कह सकते हैं, आज से कह सकते हैं क्योंकि 5 दिन तक तो सिलसिला चलेगा इंशाअल्लाह। यस, और इंग्लैंड ने भी फैसला किया कि बस आगाज हो जाएगा, आज से शुरू होगा। और फिर इंग्लैंड ने भी कहा है कि हमारे साथ ऐसा करते हो, हम भी ऐसा ही करेंगे, हम भी स्पिनर्स के साथ उतरेंगे। एंड जीते फिर एंड जी सही। वाओ, आई लाइक दिस स्पिरिट। यानी कि ये होता है मुकाबला। अब देखिए जी, पाकिस्तान जो है उसको आइडिया हो गया है कि अंग्रेज़ों को आपने अगर हराना है तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अब इन लोगों ने यही टेक्निक अपना ली है कि बस स्पिन अटैक जो है ना उसको मजबूत। लेकिन हमें डर ये लगा रहता है कि उनके स्पिनर्स कहीं हमें आउट ना कर जाएं। हाँ। तो अब इस बार जो है वो डर के आगे देखते हैं कि क्या है, बार बांधनी होगी इस लेकिन एक और चीज़ ये है कि टॉस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस तरीके से टॉस को लेके चलेंगे। और टॉस अगर जो कैप्टन जीतेगा, अगर टॉस ना जीते तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, तो फिर क्योंकि जिन सर्कमस्टेंसेस का सामना हमें करना पड़ा था। आप ये देखें, इंग्लिश टीम के पास शोएब बशीर हैं, रेहान अहमद हैं, जैक लीच हैज़ बीन इनक्रेडिबली सक्सेसफुल स्पिनर इन दीज कंडीशंस। यानी कि यहाँ पर इस खत्ते में उन्होंने बड़ी अच्छी विकेटें हासिल की हैं। और वो जो हम हीटर और इंडस्ट्रियल फ़ैन लगा के जो हमने अन्नी फेर दी थी विकेट की, तो आई एम श्योर कि उसके कुछ असरात आएंगे। अच्छा, हमारे जो कोच हैं जैसन ग्लेप्सी, वो ये कहते हैं जी के, और इंग्लिश कप्तान भी कह रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ जो पिच है वो स्पिन होती जाएगी। तो यानी कि हर दिन गुजरते दिन के साथ इंटरेस्टिंग मैच होता जाएगा, अगर हम ये कहें तो इसीलिए टॉस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं हैरान हूँ वैसे एक चीज़ पे, जेसन गिलेस्पी जो है वो अपने दौर के बड़े मायनाज बॉलर थे, बट ही वाज अ फास्ट बॉलर। तो फास्ट बॉलर जो हैं वो भाई, अब तो सबको टेक्निक्स का पता है, स्किल्स का पता है, बहुत इंफॉर्मेशन है, और सीखने का अमल तो जारी रहता है, चाहे आप बॉलर रहे हों, चाहे आप खिलाड़ी रहे हों, और अब आप कोच हों या किसी और फराइज। और इंग्लिश टीम की तारीफ तो ज़रा कर दें। एक तो ये है कि महज़ब अंदाज, यानी कि जो तरबियत होती है उन्होंने अपनी दिखाई, मैनर्स अपने दिखाए। फ़ोटो सेशन हुआ, सपोर्ट स्टाफ ने भी हिस्सा लिया, और उसके बाद जाते जाते जो मैंने मनाजिर देखे कि वो अपनी कुर्सियाँ वगैरह चीज़ें खुद उठा के वहाँ से लेके गए और उन्होंने जाके स्टैंड में रखी। तो ज़बरदस्त जी, आपने खिलाड़ी और स्टाफ ने अपनी अपनी कुर्सियाँ, तो सब ने मिलकर काम किया। आप ये देखें, कुछ कहते हैं ना छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन वो आपके दिन को और आपके जो इस तरह के जो ट्रिप होते हैं उनको यादगार। मिकी आर्थर याद है आपको? वो भी मिकी आर्थर, और किस तरीके से उठा रहे वो करते थे। मिकी आर्थर के अलावा जो आई फॉरगॉट हिज नेम, डीन जोन्स, वो खुद बाकायदा हम देख रहे होते थे, कहीं पे भी कचरा होता था उसे उठाकर वो डस्टबिन में फेंक रहे होते थे। और ये एक बड़ा आपके लिए लेसन है कि आपने खुद अपने शहर को, अपने स्टेडियम्स को साफ सुथरा रखना है। चलें जी, तो आज से मैच शुरू हो रहा है और देखते हैं अब क्या होगा, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ शाहिद आशमी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शाहिद साहब, थैंक यू सो मच। और हमें भी तौसीफ अहमद खान साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, और माया नाज प्लेयर रहे हैं पाकिस्तान के, और ज़बरदस्त तज़िया देते हैं, हम महसूस होते हैं। थैंक यू सो मच, आप हमेशा हमारे लिए टाइम निकालते हैं। आज चेहरे पे मुस्कुराहट भी है तौसीफ भाई के। कि पहले तो फिर शाहिद साहब आपकी इजाज़त से फिर तौसीफ साहब से आगाज़ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ साहब। सर, कितनी एक्सपेक्टेशन रखें? हमारी तो उम्मीदें बड़ी जाग गई हैं दूसरा टेस्ट मैच जीत के, और फिर स्पिन अटैक काम कर गया। लेकिन जैसे अशफाक भी कह रहे हैं कि इंग्लिश टीम ने भी तैयारी कर ली है, वो भी स्पिन अटैक के साथ उतरेंगे।
तौसीफ भाई, कैन यू हियर अस? आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आपकी आवाज है। मेरी आवाज नहीं गई, मेरे खिलाफ साजिश हुई। तो शुक्र है साजिश है, मुदाखलत नहीं। तो बहरहाल तौसीफ भाई, ये ज़रा बताइएगा कि ये जो विकेट है, इस पर हम ये एक्सपेक्ट करें कि अब इंग्लिश टीम भी टफ टाइम देगी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर वुड बी द टॉस आपकी नज़र में? जी हाँ, उससे पहले मैं एक बात करूं, जो अभी आप बात कर रहे थे, वो जो कुर्सियां उठा के रखने वाली बात, वो इसी तरह आपने बता भी दिया बाद में कि, और एक अच्छा वो है कि आप अगर जहाँ बैठे हैं वहाँ बॉटल्स पड़ी हैं या कुछ चीज़ें पड़ी हैं, उठा के उसे डस्टबिन में डाल के चले जाते हैं। खैर, आपने कहा यह टॉस बहुत अहमियत का हामिल है और डेफिनेटली, लेकिन जैसे अभी सदफ ने कहा कि अगर टॉस हार जाते हैं तो हम क्या करेंगे, तो प्लानिंग तो इसकी भी होनी चाहिए कि अगर हम टॉस हार जाएं तो हमें क्या करना चाहिए और कौन सी स्ट्रेटेजी से जाना चाहिए। टॉस तो एक टॉस ही है ना। तो यस, जो इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि पिच को बिल्कुल छोड़ दिया गया है और है फ्रेश पिच, वो वाली नहीं है जो 7-8 दिन पहले खेली हुई, वो पिच नहीं है। लेकिन इसको देख के जो मुझे ज़्यादा हो रहा है, जिस तरह के वो फैन और वो सब सुखा रहे हैं सारा कुछ, दायरे है मॉइस्चर को, इस वक्त पंजाब में मॉइस्चर का सिलसिला है वो पड़ती, तो वो कोशिश कर रहे हैं नीचे से बिल्कुल ड्राई हो जाए। और ड्राई होने का मतलब ही है कि आप जो है ना, जैसे उस पर खेल शुरू करेंगे तो वो स्पाइक्स जो है उसके निशानात तो पहले शुरू से ही पड़ना शुरू, रफ एरियाज, रफ पैचेस। जी हाँ, रफ पैच पड़ेंगे, वो पड़ेंगे जिस पे बॉलर जो है भाग के रन करता है। और लेकिन हाँ, बैट्समैन जब भागेंगे वो एरिया जो पीछे उसमें हमने देखा कि वो भी थोड़ा रफ हो जाएगा, बट इसमें इतना नहीं है, ये फिर भी फ्रेश पिच है और हम उनको ना देखें, हम जीते हुए और उन्होंने 3 डाल दिए तो क्या हो गया उसमें, कौन से, तो आपको मेरी नज़र में एक पेसर, हमारे बैट्समैन क्या करेंगे, ये हम सवाल यहाँ पे उठा रहे हैं। अब प्रॉब्लम तो डेफिनेटली है हमारी बैटिंग लाइन में, बट आई थिंक अब दोनों तरफ से अगर आप प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे, आपने बॉलिंग ने तो आपको काफ़ी कुछ करके दिया था, बैट्समैनों का है काम, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम आने के बाद जो है पिच जो है ऐसे ही बन जाएगी जैसे है। बट हाँ, रिस्ट स्पिनर हम जिसे कहते हैं, सती साहब, जो लेग स्पिनर होता है, वो शायद पहले घंटे के अंदर ही टर्न कर देगा वो, और ऑफ स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है वो शायद थोड़ा सा टाइम जरूर ले या मॉइस्चर से हो जाए, बट लेग स्पिनर जो है वो जरूर पहले ही, मेरा ख्याल है कि उसमें इनटेक से पहले ही हो जाएगा इस पर। तो एक स्ट्रेटजी बनाई है, उन्होंने भी अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, बट वो कहते हैं कि हम तो वैसे ही खेलेंगे जैसे पिछले मैच में खेले। तो मेरा ख्याल है अगर उन्होंने इस तरह का खेला तो फिर उनके लिए बहुत नुकसानदेह होगा मेरा ख्याल। शाहिद हाशमी हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, आपका क्या तज्जिया कहता है? ठीक है, हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं एक मैच जीतने के बाद और थोड़ा आइडिया हो गया है, बड़े पिच को लेके तो हमारे कप्तान कंफ्यूज ही रहते थे। अच्छा शाहिद साहब, मैं आपको सवाल आपकी तरफ करने दोबारा आऊँगी। इस वक्त एक ख़बर है, एक अपडेट्स है, वो शेयर कर लेते हैं। और ISPR की जानिब से बताया गया है कि पाकिस्तान में खित्ते की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल फ़ज़ाई मश्क इंडस शील्ड 2024 का इनेकाद हुआ है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशनल एयरबेस का दौरा, साथ ही आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल एयरबेस पर मल्टीनेशनल एक्सरसाइज का मुशाहिदा किया। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। लैकुर रहमान हमें मज़ीद तफसीलात देंगे, बताइएगा जी इस मुतालिक। इशफाक, बुनियादी तौर पर ये नारा है जब एक साथ हों तो मजबूत, इसके बैनर के नीचे ये मशक़ें की जा रही हैं। 24 फ़ज़ाई अफवाज के दस्ते शरीक हैं, मुख्तलिफ एसेट्स उनके इसमें शामिल हैं इंडस शील्ड 2024 में। कसीरुल कौमी आर्मी चीफ ने इस मौके पर पाक फ़ज़ाइया की जो जदीद जंगी तैयारियां हैं, अपग्रेडेशन के प्रोग्राम्स हैं, उनके हवाले से पेशरफ्त और इत्मीनान का इज़हार किया। बाद उन्होंने ऑपरेशन जो किए गए हैं इन मशकों के दौरान मुख्तलिफ नौइयत के जिसका जो इस्तेमाल किया गया है उसका भी मुशाहिदा किया और उन्होंने सिक्योरिटी चैलेंज से हम आहंग रहने के लिए पाक फ़ज़ाइया की जो कोशिशें हैं उसके बारे में भी उनको बताया गया।
खैरों की तरफ से दिलकश फ़ज़ाई जो मशक़ें भी की गई और मुख्तलिफ नौइयत के करतब भी दिखाए गए, जिस पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने फ़ज़ाई हमले से भी बातचीत की और पाक फ़ज़ाइया की जो सरहदों की हिफाजत के लिए उनके अज़्म है उनको सराहा है। उन्होंने इंटर सर्विसेज के ताउन के अहम किरदार पर जोर दिया जो उनके ख्याल में ऑपरेशन कामयाबी के हसूल के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये बताते चलूँ कि पाक फ़ज़ाइया के सरबराह ने इस दौरे पर आर्मी चीफ का इज़हार तशक्कुर किया और तरबियत और ऑपरेशनल दोनों हवालों से जो फ़ौज और फ़ज़ाइया का ताउन है उसको मज़ीद बढ़ाने की अहमियत पर जोर देते हुए इस अज़्म का इयादा किया कि दोनों अफवाज के दरमियान ताउन को मज़ीद तक़वियत दी जाएगी, मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। इस मशकों के दौरान मुख्तलिफ जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी अपनी तजुर्बात का इस्तेफ़ादा करेंगे और ये मशकें अभी जारी रहेंगी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका लईक़ुर रहमान। हमें बता रहे थे कि ये आर्मी चीफ़ ने जायज़ा लिया है मल्टीनेशनल एक्सरसाइज का और ये इंडस शील्ड के नाम से मशक़ें हो रही हैं, फ़ज़ाई मशक़ें, और ये मल्टीनेशनल मशक़ें हैं। और आप ये देखिए कि क्या ज़बरदस्त यहाँ पर मुज़ाहरा किया जाएगा ये जो फ़ज़ाई महारत का। और यहाँ पर फिर जो एयर चीफ़ थे उन्होंने आर्मी चीफ़ का इस्तक़बाल किया और ये जो मशक़ें हैं उनका मुशाहिदा भी किया गया। चलें जी, बैक टू द डिस्कशन। शाहिद हाशमी से मैं सवाल पूछना चाहती थी। शाहिद साहब, इस बार इंग्लिश टीम जाल में फंसेगी कि नहीं, और टॉस कितना इम्पोर्टेंट है? टॉस जीतने की सूरत में ज़ाहिर है तो ऑप्शन ज़बरदस्त होंगे, लेकिन तरजीह क्या होनी चाहिए? स्पिन अटैक से आना चाहिए या बैटिंग की तरफ जाना चाहिए? देखिए, तो स्पिन खेलेंगी दोनों टीमें और मेरे हिसाब से टॉस बहुत अहम है। जैसे कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी और अवॉइड करेगी कि चौथी इनिंग्स में उन्हें बैटिंग टॉस जीत गया जो भी टीम जीत बैटिंग करेगी, इसलिए टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। विल ट्राई टू कनेक्ट यू अगेन सर, आपकी आवाज़ हमें सही तरह से नहीं आ पा रही। अच्छा तौसीफ साहब, एक चीज़ ये फरमाइएगा कि ये जो ज़ाहिर आप ऑफ स्पिनर रहे हैं तो आजकल का जो ज़माना है, बल्कि सकलैन मुश्ताक साहब से आगे आते हुए एक स्पिनर के पास काफ़ी हथियार होते हैं जिनको वो यूटिलाइज़ करता है, जिसमें स्ट्रेटर वन भी होता है, टॉप स्पिनर भी होता है, दूसरा भी होता है, ऑफ स्पिनर ट्रेडिशनल वो भी होता है। तो साजिद खान को हमने स्पिनिंग ट्रैक की वजह से काफ़ी अप्रिशिएट किया, प्लस उनकी रेजिलियंस और जिस तरीके से उनकी बॉल डिप करती है प्रॉपर एक तरीके से, हालांकि एक्शन उनका थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम कन्वेंशनल ऑफ स्पिनर्स। तो क्या क्या चीज़ आपको लगता है कि उनके आर्मर में मज़ीद आने की ज़रूरत है, या इस पे सीनियर्स उनकी मदद कर सकते हैं कि वो कुछ ऐसे डेवलप करें चीज़ें? देखिए जित्ती साहब, एक एज होती है आदमी की और जाहिर सीखने का अमल तो ख़त्म नहीं होता, बट एक एज होती है जिसमें आपकी सारी बॉडी अलाइनमेंट जो है वो तैयार हो जाती है और उसके बाद आपको चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है, बिल्कुल मुश्किल होता है। बट अगर मैं समझता हूँ बेसिक्स अगर हैं और जिसमें कि ऑफ स्पिन, ये तो वैरायटी है कि बाहर निकालना, स्ट्रेटर वन आपने जैसे कहा या दूसरा, ये एक वैरायटी है, होनी चाहिए बिल्कुल। बट मेन चीज है आपका टर्न करना, बॉल को टर्न करना, स्पिन का काम ही टर्न करना, जी हाँ, घुमाना, बिल्कुल, तो वो जरूरी है। बट हाँ, आज के दौर में मैं इसलिए अर्ज कर रहा था तौसीफ साहब कि हम जब बात करते हैं ना, जब एक किसी लेग स्पिनर की, तो एक बात अंडरस्टूड होती है कि वो लेग स्पिनर है तो उसके पास लाजमी तौर पर गुगली होगी, लेकिन ऑफ स्पिनर्स के बारे में हम ये नहीं कहते और ना कह सकते हैं। आजकल के दौर में सबसे बड़ी मिसाल एक अच्छे ऑफ स्पिनर की ये अश्विन है, जिन्होंने अपने गेम को बड़ा रेस किया है और फिर उससे बैट्समैन टू माइंड्स में रहता है कि पता नहीं ये बॉल कहाँ जाएगी, अगर विकेट इतना सपोर्ट ना भी कर रही हो तब भी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इसमें मिसाल मैं दूंगा कि नेथन लॉयन है, वो भी एक ग्रेट ऑस्ट्रेलिया के, लेकिन एक बॉलर ऐसा गुजरा है जो कि उसको मेडिकल उस पर मुरलीधरन को हमने क्लियर कर दिया था, बट फील ये होता है कि वो जो उसके हाथ में भी जो प्रॉब्लम है, और उसकी क्लास ही ये थी कि कुछ भी हो वो एक बॉल लंबा टर्न कर देता है, उसके बाद बैट्समैन डिस्टर्ब भी रहता है और उसका बाहर भी जिसे कहते हैं हम दूसरा, वो भी बड़ा जबरदस्त निकलता था। तो आई थिंक मेरा ख्याल है ऐसी अगर कोई चीज हो ना तो बैट्समैन डिस्टर्ब रहता है कि किस वक्त वो जो है स्ट्रेटर वन कर देगा या बाहर निकाल देगा और बहुत लंबा टर्न कर देगा। तो ये एक अच्छे क्लास बॉलर की निशानी है, इसके पास हाथ में टर्न है, और मेरा नहीं ख्याल कि जिस वजह से इसको बाहर कर दिया गया था, और जाहिर है उसका एक्शन थोड़ा सा जो है वो ठीक है। उसके फ्रंट फुट जो है, मैं पहले भी कई बार कहता हूँ, फ्रंट फुट उसका
जो है वो बैंड हो जाता है, जिसके वजह से उसकी बॉडी नीचे गिर जाती है। तो वो खुद ही चाहे तो अपना आप कर सकता है, लेकिन आप अगर उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की ना तो जरा मुश्किल आता है। ठीक है, शाहिद साहब की तरफ एक बार फिर चलते हैं। बार बार शाहिद साहब आपसे बात कर रहे हैं तो इंटरप्शन हो रही है। ज़रा आप कह रहे थे स्पिन वर्सेस स्पिन मुकाबला आज होने जा रहा है, सो कौन सी साइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है शाहिद साहब आपको? देखिए, सबसे पहले तो ये कहूँ कि ये नेट के मसाइल हल होने चाहिए। मैंने भी अशफाक की तरह आज नई शर्ट पहनी थी, वो मैं दिखाना चाह रहा था कैमरे पे, लेकिन अब अपनी ऑडियो सुनवा लेता हूँ। शायद भाई आपको एक दो लाइट्स भी लगवानी पड़ेंगी जहाँ पर आप हैं। मैं बस अब पंच मार सकता हूँ अपने आप को, और क्या करूँ लेकिन मैं अपने आप को पंच नहीं मार रहा। नहीं मार पिंडी को इंग्लिश मीडिया लिख रहा है स्पिंडी, स्पिन डी, तो इतनी स्पिन की बातें हो रही हैं। लेकिन टॉस बड़ा क्रूशल होगा। जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी, दूसरी टीम को अपनी स्ट्रेटेजी तय करनी पड़ेगी। इसलिए कि अगर इंग्लैंड ने कहीं टॉस जीत लिया तो वो 1.5 दिन में 450-500 रन बना देंगे। और स्टोक्स की ये खास आदत है, इंग्लैंड पिछले 7 टॉस हारा है, जिसमें 4 टॉस ओली पॉप हारे हैं, 3 टॉस स्टोक्स हारे हैं। वो हमेशा मैं टेल्स लूंगा, हाँ, वो हमेशा टेल बोलते हैं, और वो अपनी वजह जो है अपनी खून नहीं बदलेंगे। वो कहते हैं मैं अपनी खून नहीं बदलूंगा। अच्छा। तो इसलिए कि उसमें भी 50-50 चांस होने चाहिए। दोनों साइड का सिक्का चेक कर लें, वैसे एक ही तरफ का बनाना चाहिए। लेकिन अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता टॉस हार भी जाता है तो अपनी स्ट्रेटेजी तय करनी पड़ेगी, कम स्कोर पर आउट करना पड़ेगा इंग्लैंड को। इसलिए कि टेस्ट मैचेस हमेशा पहली इनिंग्स पर डिसाइड होता है। तो फिर हम करेंगे कैसे ये शाहिद साहब? हमारा जो बॉलिंग अटैक है उसके अंदर वैसे कोई तब्दीली तो नहीं की गई है। एंटिसिपेट किया जा रहा था कि किसी और की इंडक्शन होगी, शायद मीर हमजा या किसी और बॉलर की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ शायद। लेकिन जब आपने पिच तैयार की है इस तरह के, आपको उम्मीद है कि पहले दिन से स्पिन होगी, तो फिर आप तीनों स्पिन खिलाना एक दानिशमंदाना फैसला है। और आप अपना विनिंग कॉम्बिनेशन भी यूजुअली चेंज नहीं करते। ठीक है, जाहिद ने इतनी बॉलिंग नहीं की, पूरे मैच में उन्हें 6 ही ओवर मिले, दूसरी इनिंग में तो बिल्कुल भी बॉलिंग नहीं मिली। लेकिन एक लेग ब्रेक बॉलर, उसके बाद बड़ी वैरायटी होती है। लेग ब्रेक शुरू से ही ब्रेक करना शुरू कर सकता है शायद साहब। कर सकता है, इसलिए कि रिस्क से वो करते हैं, तो उनको एक ये एडवांटेज हासिल होता है। तो जाहिद को अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, और अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है तो उनको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज हमारा जो 3.5 साल का ख्वाब है, हम सीरीज नहीं जीत रहे, वो अधूरा ना रह जाए। तो शाहिद साहब, हमेशा ऐसे भी होता है अक्सर कि जब मैच हम हारते हैं तो हमारे कैप्टन हमें आके बता रहे होते हैं जी पिच सही से समझ नहीं आई, पिच रीड नहीं कर सके, हम बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर रहा है इस पर। और आपको लगता है कि क्या नसीम शाह इनकी कोई जगह बनती थी तीसरे मैच में? बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं, बात बिल्कुल दुरुस्त है। और यही पिंडी था जब बांग्लादेश का हम पहला टेस्ट मैच हारे थे, तो अजहर महमूद ने आके बड़ा तारीखी जुमला कहा था कि पिच ने ऐसा बिहेव नहीं किया जैसा हम चाह रहे थे, लेकिन हमने उसे मिसरीड नहीं किया। तो अगर ऐसे ही खुदा न खास्ता हुआ तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। इसलिए कि इंग्लैंड की तकरीबन ज़्यादातर खिलाड़ियों का मुख्तलिफ ओपिनियन था। कोई ये कह रहा था कि पहले दिन बैटिंग के लिए अच्छी होगी, कोई कह रहा था पहले दिन से स्पिन होगी। लेकिन मेरा भी अपना तजर्बा ये है कि पिंडी की आप मट्टी की साख चेंज नहीं कर सकते। यहाँ की पिच हमेशा पहले 1.5 दिन बैटिंग को साजगार होती है, बैटिंग को मदद करती है। ये पिच भी ऐसी ही लग रही है। ये पिच भी ऐसे ही लग रही है। चलें, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी बैटिंग में तो आपका कॉन्फिडेंस मस्ट बी क्वाइट हाई तौसीफ भाई, और जिस तरीके से कामरान गुलाम ने परफॉर्म किया था, कोई ऐसा आपको लगता है प्लेयर के जिसको थोड़ा सा यहाँ पर मज़ीद मेहनत करना पड़ेगी इस विकेट पे और अपने स्टे को बेहतर करना होगा? आपने टेम्परामेंट देखा हो किसी प्लेयर का कि वो चाहते तो स्टे मज़ीद कर सकते थे? देखिए, सबसे पहले तो आपकी ओपनिंग अगर अच्छी खेलती है, और जो पीछे खेली दूर है मैच में, अगर आपकी ओपनिंग स्टैंड अच्छा मिल जाता है, जिस तरह के शान ने और साइम ने शुरू किया था, और फिर उसके बाद मेन एक बंदा है जो माइनस ही कर दिया सर। नहीं, अब्दुल्ला डेफिनेटली उसने रन्स किए थे, बट उसके बाद 2 इनिंग उसकी फेल हो गई। लेकिन हाँ, बिल्कुल, लेकिन साइम अयूब और शान जिस तरह की बैटिंग करते हैं, वो बड़ी अटैकिंग बैटिंग करते हैं, तो आई थिंक उन पे तो डेफिनेटली है। शफीक ने रन्स किए, लेकिन एक आदमी जो सलमान अली आगा, जो नीचे आके शीट टैंकर का किरदार अदा करता है, मैं समझता हूँ उसको हम क्रेडिट देते हैं। बट आपको ऊपर से जो है ना स्टैंड एक अच्छा लेना पड़ेगा, इसलिए कि वो तो 2 पेसर से शुरू में बॉलिंग करानी है उन्होंने हर हाल में। वो स्पिनर नहीं लेके आएंगे। हमारे यहाँ से शायद दायर है, हमारे पास चॉइसेस नहीं है, तो नोमान दूसरी तरफ से बॉलिंग करेंगे, 2-4 ओवर जमाल करेंगे। तो अगर मैं होता,
अगर ये 2 प्लेयरों में से किसी ने अगर परफॉर्मेंस नहीं दी हुई होती स्पिनर ने, तो शायद मैं रिस्ट लेग स्पिन को खिलाता जरूर, मगर एक इनमें से बिठा जरूर देता पेसर। देखिए जब पिच ऐसी हो ना तो वेयर एंड टेयर जरूर आता है आगे। आपने देखा भी इंग्लिश बॉलर्स ने जो है वो आउट किए फास्ट बॉलर्स ने, तो होता खैर बारन स्ट्रेटजी बनाई है। चलिए जाहिर है कि दोनों परफॉर्मेंस दी। थैंक यू। चलें जी, अब से कुछ ही देर में टॉस एटसेट्रा होगा, फिर 10 बजे इंशाल्लाह मैच शुरू होगा, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी साहब, तौसीफ अहमद साहब फॉर बीइंग विद अस। ओके, ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी से वापस वक्फा। वेलकम बैक वंस अगेन। और ज़ाहिर है जो अपडेट्स हैं वो ये हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर हो गया है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले टॉस की तरफ चलते हैं। जी, तो ये चेहरा देख के ही बेन स्टोक्स का अंदाजा हो गया था कि क्या होने जा रहा है। दे हैव वन द टॉस एंड दे हैव डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट। अब पाकिस्तान वुड हैव बीन लकी कि अगर हम टॉस जीत जाते, बिकॉज टॉस एक बड़ा डिसाइडर होता है इस तरह के मैचेस में, और जो भी कैप्टन यहाँ पर आता तो उसकी ख्वाहिश यही होती है कि वो टॉस जीत कर पहले बैटिंग करते हैं। सोचिए हम इतने पंखे लगा के और सुखा के पिच को तैयार किया गया और हम बड़ा रिलाय इस पर कर रहे हैं पिच पर। अब हमें पहले बॉलिंग करनी पड़ेगी। तो, और वही जो अभी डिस्कशन हो रही थी कि अब जाहिर है जब आप को रोकना पड़ेगा, कम स्कोर पर रोकना पड़ेगा इंग्लिश टीम को, सो उन्होंने तो भाई बैटिंग का फैसला कर लिया। चलें जी, इस पर मैच जब होगा शुरू होगा आगाज़ तो अपडेट्स आपको देते रहेंगे। बात इससे पहले हम कर रहे थे कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद अब इसके बाकायदा आइन में शमूलियत के बाद जस्टिस याह्या आफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर हो गए हैं। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। हफ्ते के दिन जस्टिस याह्या आफरीदी अपने ओहदे का हलफ भी उठाएंगे और इसके बाद ही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की मुलाकात भी होगी और आई थिंक वो जो उनको फुल कोर्ट फेवरल दिया जाएगा जी वो भी होगा, रेफरेंस लेकिन होगा। उन्होंने मना कर दिया था वैसे इस हवाले से, लेकिन लेट्स सी। रिवायत है, ट्रेडिशन। हाँ, ट्रेडिशन तो है, लेकिन अब मरहला है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का। अब देखना ये है कि होगा क्या, तरीक़ेकार क्या होगा, तो इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ जहांगीर जून साहब मौजूद हैं, सीनियर लॉयर हैं। बहुत शुक्रिया जहांगीर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये ज़रा समझाइएगा कि इस तरमीम के बाद, वो कहते हैं ना कि जो इस तरमीम के बारे में कहा जा रहा है, ये कितनी सादा और आसान है कि इसकी किसी तशरीह की ज़रूरत नहीं है और इसमें चीज़ें बड़ी सिंप्लीफाई की गई हैं। तो आपको लगता है कि वाक़तन ऐसा है? बहुत शुक्रिया। देखें कहने को तो जो भी कहे वो सादा है, लेकिन अगर आप उसकी आर्टिकल 191A जो एडिशन हुआ है, पहले आर्टिकल 191 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें ये लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ द सुप्रीम कोर्ट में मेक रूल्स रेगुलेटिंग द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट। उसमें सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट बैठती थी, उसके पास अपने इख्तियार थे कि अपने रूल्स एंड प्रोसीजर बनाते थे, उसके मुताबिक चलते थे। अब 191A के एडिशन के साथ ड्रास्टिकली सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को चेंज कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट की पूरी कंपोजिशन को चेंज कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस की कंपोजिशन को जुडिशियल कमीशन के हाथ में दे दिया गया है बजाय सुप्रीम कोर्ट के। जुडिशियल कमीशन में जो मेजॉरिटी है वो गवर्नमेंट की फेवर में टिल्ट है। तो ये सबसे ज्यादा जो जुडिशरी को कंट्रोल करने की कोशिश की है वो इस सेक्शन के तहत करने की 191 आर्टिकल। और नाजरीन को जरा आसान अल्फाज में समझा दें कि आईनी अदालत के लिए जो आईनी चीफ जस्टिस होंगे आईनी अदालत के, उनको किस तरह उनके सिलेक्शन कैसे होगा? वहाँ सुप्रीम कोर्ट में तो 3 जजेस में से एक को सिलेक्ट किया गया, यहाँ पे क्या प्रोसेस अपनाया जा रहा है? ये देखें ना, ये सबसे पहले प्रोसेस है कि ये लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो है इसी सुप्रीम कोर्ट के, जो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उठाया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच होगा वो इसी सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं जजों में से लिए जाएंगे। पहली बात तो ये है, और ये इसके अंदर डिटरमिन नहीं है कि ये कितनी मुद्दत के लिए होंगे, यानी कि वक्त के साथ साथ उनकी नॉमिनेशन होगी। जिसकी मर्जी होगी इसको वापस कर दो, जिसकी मर्जी है उसको उठा के दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में डाल दो। फिर उसके बाद अगेन इनको डिस्क्रिशन देगी, इनकी मर्जी है कि तमाम सूबों से बराबर लें या ज्यादा भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा मे कंप्रोमाइज इक्वल नंबर ऑफ जजेस। में जहाँ पे लफ्ज होता है वो डिस्क्रिशन होती है कि इसका मतलब वो इससे बाहर भी जा सकते हैं, किसी सूबे से 3 जज भी ले सकते हैं। ये बात हो गई, ये कंपोजिशन की होगी। अब उसमें लिखा हुआ है कि मोस्ट सीनियर जो जज अमंगस्ट द जजेस होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के, वो प्रिजाइड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को। ठीक है। अब फिर उसके बाद उसकी जो जुरिस्डिक्शन है वो पूरी सुप्रीम कोर्ट से लेके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के आगे रख दी गई है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बनाएगा वो जुडिशियल कमीशन बनाएगा।
तो इससे मीनिंग देयर बाय कि तमाम जितनी सुप्रीम कोर्ट थी उसकी पावर्स जो है वो कंसंट्रेट करके जुडिशियल कमीशन के पास रखती सर, और एक और चक्कर भी है ना जुदून साहब, अगर 10 केस लगे और 10 केस आईनी है, पिटीशन उनकी आईनी है, तो क्या जो 10 बेंचेस हैं वो ये जुडिशियल कमीशन डिसाइड किया करेगा? जुडिशियल कमीशन डेफिनेटली देखे ना, जो नहीं उसके बाद एक कमेटी बनेगी, उनमें से 3 सीनियर मोस्ट जज के, वो फिर आगे मजीद बेंच बनाए। पहला जो बेंच है ना 5 जजेस का, वो जुडिशियल कमीशन बनाएगा। वो जुडिशियल कमीशन हर केस का अलग बेंच बनाने के लिए भी जुडिशियल कमीशन ही बताएगा। यस, जुडिशियल कमीशन के पास सारा कंट्रोल है बेंच बनाने के लिए। लेकिन उसकी सरबराही भी तो चीफ जस्टिस साहब ही करेंगे ना। नहीं, ये नहीं लिखा हुआ कि चीफ जस्टिस साहब का जिक्र ही नहीं है इसमें कि वो सरबराही करेंगे। नहीं, जुडिशियल कमीशन की सरबराही तो चीफ जस्टिस ने ही करनी होती है ना सर। कौन से कमीशन की? जुडिशियल कमीशन सर। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। जुडिशियल कमीशन नहीं, ये जुडिशियल कमीशन की सरबराही सुप्रीम कोर्ट की जैसे, लेकिन उसके अंदर देखे ना वो फैसला होता है मेजॉरिटी के साथ। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, अब वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। उस जुडिशियल कमीशन में जिसके वोट ज्यादा होंगे उसी के मुताबिक। अच्छा, एक चीज समझाइएगा सर कि ये जो आर्टिकल 191A की बात आप कर रहे हैं उसके मुताबिक आईनी बेंचेस में नामजदगी और तयन जुडिशियल कमीशन ने करना है, ठीक है, अंडरस्टूड। लेकिन आर्टिकल 175A ये कहता है 1 के मुताबिक कि जुडिशियल कमीशन में आईनी बेंचेस के सबसे सीनियर जजेस या जजों को शामिल करना जरूरी है, जो कि अभी बनना बाकी है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होगी क्या? नहीं, इस पूरे तरमीम के अंदर कंफ्यूजन है, इससे मसले हल नहीं होंगे। इससे मसले डेली बेसिस पे जब ये ऑपरेशनल होगा तो बढ़ जाएंगे। देखे ना, एक तो आपने 3 मोस्ट सीनियर जजेस जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिए उस वक्त, तो फिर आपने 2 और डालने हैं, जब वो 5 बन जाएंगे। अगर मिसाल के तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का एक जज है, उसको चीफ जस्टिस कोटे ट्रांसफर कर देते हैं, तो फिर क्या होगा? ये 2 जजेस को एक अगर जो हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसकी और चीफ जस्टिस की आपस में नहीं बनती मिसाल के तौर पे, तो वो 2 जजों को ट्रांसफर करता है, एक को कराची एक को कोयटे, तो फिर क्या होगा? तो डू वी नीड अ 27th अमेंडमेंट टू फिक्स दिस? नहीं, देखें, अमेंडमेंट की ये बात नहीं होती। अगर आप 27 भी कर लें, 28 भी कर लें, जब तक आप किसी अमेंडमेंट को ओपन फॉर डिबेट ना करें, उसके प्रोज एंड कॉन्स को सही तरह मुहैया ना करें, तब तक ये मसले मजीद बढ़ते जाएंगे। अच्छा, और देखिए ना, हर एक चीज और बताइएगा, जो सूबाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होंगे, जो सूबाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होंगे, पहले वहाँ की जो असेंबली है वो अप्रूवल देगी, उसके बाद तय होगा कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनेंगे कि नहीं। तो लेट सपोज केपी डिसाइड नहीं करती, सिंध डिसाइड कर लेता है, तो क्या ये दो मुख्तलिफ हम नहीं देखेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल जो पिटीशन है उनको सुनने का निज़ाम हो जाएगा। बिल्कुल, डेफिनेटली केपीके में उनकी गवर्नमेंट है पीटीआई की, वो नहीं चाहेंगे कि वो कोई रेजोल्यूशन पास करें। तो उस सूबे के अंदर एक पूरी कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होगी, पूरी पेशावर हाई कोर्ट के पास, जबकि दूसरे सूबों के जिसके अंदर रेजोल्यूशन पास होगी तो उसके अंदर एक बेंच के पास पावर होगी। ये कितनी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन हो गई है कि आप पूरी पावर जो है एक गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसके पास रख रहे हैं। ये देखो, किसी एक गवर्नमेंट का मसला नहीं है, आज पीटीआई एमएलएन की है, ये पोलिशन है, तो कल किसी और की होगी। ये ओवरऑल जिसकी भी गवर्नमेंट आएगी सारा कंट्रोल उसके पास होगा। कल को अगर पीटीआई की तरमीम तो बड़ी अच्छी है और हमारे पास है, चलें जी, पावर सेंटर का प्रॉब्लम बन गया। असल प्रॉब्लम यही है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जहांगीर जदून साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अब क्या ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पोलियो से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली हम उन चंद ममालिक में शामिल हैं जहां से पोलियो का खात्मा नहीं हो सका है, और जाहिर है इस सारी सूरत हाल में अपील की जाती है वालिदैन से कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। क्या सूरत हाल है, इस पर अनवर खान की रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान में रवां साल अब तक पोलियो के 39 केसेज जबकि सूबे सिंध में पोलियो के 12 केसेज रिपोर्ट हो चुके हैं। माहिर सेहत के मुताबिक सूबे के 25 अजला में आज भी सीवरेज के पानी में माहौलियाती नमूने मौजूद हैं। माहिर सेहत के मुताबिक 26 अजला में आज भी सीवरेज के पानी में पोलियो के माहौलियाती नमूने मौजूद हैं। पोलियो है वो एक वायरस है। ये वायरस आमतौर से सीवेज के अंदर होता है या खराब पानी से जिससे में मुंतकिल होता है। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर अजरा फजल पीचू को कहती हैं हाई रिस्क यूनियन काउंसिल में पोलियो मुहिम पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है और हुकूमत की हर मुमकिन कोशिश है कि पोलियो के मुकम्मल खात्मे में कामयाब हो जाएं। बच्चे पोलियो में हमने इनिशियली उनको डायग्नोज किया, पोलियो की वीकनेस थी, वो जो है वो रिकवर हो चुके हैं। जब तक एनवायरनमेंट में पोलियो रहेगा
तब तक इंसान में भी वो दाखिल होगा। माहिर सेहत के मुताबिक माशरे के तमाम अफराद को पोलियो वायरस से मुताल्लिक शऊर फराहम करने की ज़रूरत है। जितने भी लोग वैक्सीन रिफ्यूज़ल्स होते हैं उनसे जब तक डिस्कस नहीं जाए, उनकी वजह नहीं पूछी जाए, तो वो नहीं बर्दाश्त कर सकते, मतलब आप उनको गाइड नहीं कर सकते। कायल करने के लिए मिलना ज़रूरी है। पाकिस्तान में वाइल्ड पोलियो वायरस नंबर 2 और 3 का मुकम्मल खात्मा हो चुका है, जबकि पाकिस्तान को अभी पोलियो वाइल्ड वायरस 1 का सामना है। माहिर सेहत ने पाकिस्तान में बढ़ते हुए पोलियो के केसेस पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया है। वालिदैन से अपील की है कि वो किसी भी कौमी मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो के खतरे लाजमी पिलवाएं। कैमरामैन मुस्तंसर दानिश के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। अच्छा जी, तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद नासिर राना साहब, और ये हैं जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन। थैंक यू सो मच जी आपके वक्त के लिए। तो ये जो पाकिस्तान में पोलियो के केसेस फिर से रिकॉर्ड हो रहे हैं, इसकी क्या वजूहात आपको दिखाई देती हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो जी आप लोगों का बड़ा शुक्रिया कि आप लोग टाइम देते हैं कितनी इम्पोर्टेंट मुहिम में और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। जहाँ तक ये ताल्लुक है कि अभी तक पाकिस्तान से पोलियो क्यों नहीं ख़त्म हुआ, देखें इसके दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो इसकी वैक्सीनेशन है कि अगर सारे बच्चों को रूटीन में, देखिए वैक्सीनेशन भी दो तरह की है। एक तो रूटीन इम्यूनाइजेशन है जो बच्चों को पैदा होते शुरू हो जाती है और 1.5 साल तक चलती रहती है। जी जी। अगर हम सारे लोग उसको कंप्लीट कर लें तो फिर भी बहुत सारी बीमारियां इंक्लूडिंग पोलियो से बच सकते हैं। सेकेंडली, जब पोलियो की मुहिम चलती है, कैंपेन्स आती हैं साल में कई दफ़ा, 4 दफ़ा 6 दफ़ा भी आती हैं डिफरेंट इलाकों में, उसमें भी अगर लोग फुली कोऑपरेट करें तो वो ख़त्म हो सकता है। अब ख़त्म इसलिए नहीं हो रहा कि हमारे यहाँ पे चूँकि क्रॉस दी बॉर्डर बहुत ज़्यादा ट्रेवलिंग है और वो लोग, हमें उनका वैक्सीनेशन स्टेटस नहीं पता होता। उनमें से बहुत सारे लोग कैरियर होते हैं। जब वो पोलियो का वायरस लेके आते हैं तो यहाँ पे जो बच्चा इम्यूनिटी उसमें नहीं होती, उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि उसमें फैल जाए। अच्छा, आपने ज़ाहिर बॉर्डर का यहाँ पर हवाला दिया, लेकिन हमारे एक तबका ऐसा भी है जो पोलियो को लेके या इस तरह की जो मेडिसिन है उनको लेके प्रोपेगेंडे का शिकार रहता है। आप लोगों की स्टडी, ऑब्जर्वेशन इतने अरसे में जितनी पोलियो मुहिम चली है, क्या बताती है कि कैसे लोगों को कायल किया जा सकता है? जी देखें, दोनों तरीके होते हैं। एक तो लोगों को वैसे समझाना और कायल करना। कायल करने के तरीके मल्टीपल हैं, इंक्लूडिंग एक तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, फिर जो बच्चों के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे भी इनके सब्जेक्ट में शामिल होना चाहिए ताकि शुरू से ही बच्चों को, और जब वो बड़े होते हैं उनके जहन में एक चीज़ बैठ जाए कि जब तक पोलियो की आप प्रॉपर कैंपेन नहीं चलाते, प्रॉपर नहीं करते, आप इन बीमारियों से सफ़र कर सकते हैं। सेकेंडली, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम पोलियो के साथ साथ पीने के पानी के बारे में हमें एक मुहिम चलानी चाहिए कि जो लोग भी हैं जो उनका पीने का पानी है उसका वो क्लीन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर इस्तेमाल करें। अगर वो महंगा नहीं खरीद सकते तो एटलीस्ट बॉयल कर लें, और मल्टीपल मेथड्स हैं उनको यूज़ करें, क्योंकि ये पोलियो का वायरस सीवरेज वाटर में होता है, गंदे पानी में। जब वो पानी से मिक्स होता है, लोग इसको पीते हैं, तो वो फिर इंसानों में सर्कुलेट करता है। अगर हम वहाँ से साइकिल ब्रेक कर लें तो फिर भी हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों और बड़े स्कूलों में, कॉलेजों में इसके निसाब में इसको शामिल करवाएं किसी तरीके से। अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि वैसे तो हम हवाला देते हैं कि पहले नाइजीरिया था, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान थे, अब गालिबन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ही रह गए इस लिस्ट में जहाँ पर पोलियो का ख़ात्मा नहीं हुआ और केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं। इसके अलावा भी कोई मुल्क हैं जो इसमें अभी दोबारा से कोई केसेस सामने आए हों? देखिए, जो ये है वाइल्ड पोलियो का, ये तो भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही है। अदरवाइज अभी आपने देखा होगा कि मीडिया पे जब ये इसराइल वॉर चल रही है तो उनके कुछ इलाकों में भी जहाँ पे फिर कुछ अरसे से, साल से वैक्सीनेशन नहीं हो सकी लोगों को, वहाँ पे भी फिर ये वायरस पाया गया डिफरेंट जगहों पे। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले दिनों में उन्होंने 1 दिन 2 दिन के लिए जंग रोक के बाकायदा फिर सारी अपनी पोलियो कैंपेन को कंप्लीट किया है ताकि सारे लोगों को वैक्सीन मिल जाए। तो चूंकि जब तक ये पानी में पाया जाएगा और हम वैक्सीनेशन नहीं करेंगे तो किसी वक्त भी ये दोबारा रीसरफेस हो सकता है। अनटिल के हम एक काम करें कि सारी कम्युनिटी को, सारे बच्चों को जो पोलियो को वल्नरेबल है उनको वैक्सीनेट कर दें, और जो पीने के पानी में या सीवरेज वाटर में पोलियो का हम खत्म कर दें, खात्मा कर दें इस वायरस का, जो कि हो सकता है। अगर जब हो जाएगा तो फिर ये दोबारा आए दिन हमें इसका डर खौफ नहीं रहेगा। और देखें, अभी वही बात आपकी बिल्कुल ठीक है, पहले नाइजीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान थे, फिर नाइजीरिया भी खत्म हो गया, अब अफगानिस्तान में भी केस शायद वहां से रिपोर्ट कम हो रहे हैं। अच्छा। इस अभी तक तो पाकिस्तान में अच्छे खासे केस रिपोर्ट हो रहे हैं। कितना टाइम चाहिए होता है डॉक्टर साहब इस ऑब्जर्वेशन के लिए कि अब पोलियो वायरस जो है उसका खात्मा हो गया है, कितना टाइम ड्यूरेशन चाहिए होता है?
अच्छा, इसमें ये होता है कि हाँ जी, ये एक प्रोटोकॉल है, एसओपीज बने हुए हैं जो WHO के, कि अगर 2 साल तक किसी कंट्री में कोई केस रिपोर्ट ना हो, 2 साल, तो फिर हम कहते हैं कि जी ये कंट्री पोलियो फ्री है। अभी तो देखें, अगर हमारे इस साल 2024 में अगर 39 केस आ चुके हैं अभी तक अक्टूबर तक, तो अगर से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2025 और 26 में कोई केस नहीं रिपोर्ट होता और हमारे सीवरेज वाटर के जो सैंपल्स हैं वो भी क्लियर होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर 2027 में जाके हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान पोलियो फ्री हो गया है। लेकिन अभी तो हमारे जितने ज्यादा केस हैं, तो अभी तो परहैप्स थोड़ा टाइम मजीद लगेगा। अच्छा, तो हमें इसमें बहैसियत एक जिम्मेदार शहरी, हमारी मीडिया तो चले अपना रोल प्ले कर रहा है, आप लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो शहरियों को क्या जिम्मेदारियां अपनी निभानी चाहिए, किस तरीके से अपना इंडिविजुअल लेवल पर अपना हिस्सा डालना चाहिए? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कोई भी जो कैंपेन है या कोई भी जो सक्सेस है, वो सिर्फ गवर्नमेंट के कहने पे या गवर्नमेंट के करने पे नहीं होती। दोनों तरफ से पार्टिसिपेट करना पड़ता है। शहरियों को, सारी आवाम को चाहिए कि ये उनके बच्चों की हिफाजत के लिए काम हो रहा है। अगर किसी का देखिए, पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो ताहयात रहती है, लाइफ लॉन्ग बीमारी है। अगर किसी बच्चे का कोई एक्सीडेंट होता है, टांग टूट जाती है, तो 3-4 महीनों के बाद वो चलने के काबिल हो जाएगा। लेकिन किसी को पोलियो हो जाए तो वो सारी उम्र चलने के काबिल नहीं रहेगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो रूटीन की इम्यूनाइजेशन होती है, पैदा होती है, जो बच्चों को पोलियो के कतरे दिए जाते हैं और उसके बाद कतरे भी और टीके भी लगते हैं, अगर हम सब लोग उसको ही कंप्लीट कर लें तो हमें बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा और बहुत ज्यादा चांस है कि ये पोलियो वैसे ही रेडिकेट हो जाएगा। अच्छा। हम उस तरफ से भी कंप्लीट नहीं करते और उसका पोलियो कैंपेन में भी हम नहीं करते, हम कोऑपरेट नहीं करते। तो डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये है कि इसमें कोई, हर वायरस के बारे में हम सुनते हैं कि वो म्यूटेशन उसमें होती है, तो वो अब इस वायरस में भी म्यूटेशन का एलिमेंट है, और क्या उस हवाले से वैक्सीन अपग्रेड होती हैं? हाँ, देखिए, इसमें म्यूटेशन का उस तरह, जैसे फ्लू वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है ना, जो बहुत तेजी से हर 2-4-6 महीने के बाद, जैसे इवन कोविड वायरस था, जैसे म्यूटेशन होती है, उस तरह के इसमें नहीं है। अच्छा। इसके पहले भी 3 टाइप्स थे ना, पोलियो 1, 2, 3। तो अब तो वैसे ही अक्सर मुल्कों में से 1 या 2 खत्म हो चुके हैं, जैसे पाकिस्तान में से भी अब 1 का ज्यादा मतलब जो केस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इसमें उस तरह की म्यूटेशन नहीं है कि हम कहें कि जी हर साल ये वायरस अपनी शेप चेंज करता है, हमें हर साल नई वैक्सीन की जरूरत है। ठीक है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर मोहम्मद नासिर हमारे साथ थे। और जिस तरह की ज़ाहिर जश्न यहाँ पे हुई है, वालिदैन से हमारी अपील है कि अपने बच्चों को, उनका फ्यूचर महफूज करें और पोलियो के क्योंकि ये एक दिन का मर्ज नहीं है, इट्स फॉर द लास्ट टाइम एंड इट्स गोइंग टू स्टे। और जितनी बार ये मुहिम होती है, आपने उतनी बार ये कतरे पिलवाने हैं। तो चलें जी, अब क्या करते हैं जी, अब बात ये है कि मैच, मैच स्टार्ट होने वाला है जी अब से कुछ ही देर में, जब हम आपसे बात कर चुके हैं, और अभी तकरीबन 5 मिनट बाद बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर इस मैच का आगाज़ हो जाएगा और इंग्लैंड बैटिंग करने के लिए आएगा, पाकिस्तानी टीम बॉलिंग करेगी। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी। चलें जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम है, और सदफ अब्दुल जब्बार, अशफाक इसाक सिद्दीकी फिर से आपके सामने मौजूद हैं। हाज़री लगवा ली हमने, फिर से 10 से 11 इंशाल्लाह आपका हमारा साथ होगा। और इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड मैच है स्टार्टेड। अभी मैं देख रहा था कुछ देर पहले, साजिद खान ने पहला ओवर फेंका है और स्पिन से पाकिस्तान ने शुरुआत की है। दूसरे एंड पे अब देखना होगा कि क्या आमिर जमाल आए हैं या फिर चलें, ये अभी हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। और अच्छा जी, अब थोड़ा ये जो 26वीं आईनी तरमीम है, इसके हमने आईनी असरात पे तो बात कर ली, जो ख़ास तौर पर अब बेंचेस की तश्कील होगी, सारा कानूनी मामलात होंगे, लेकिन सियासी असरात क्या हैं और सियासी उस पर अब रिएक्शंस क्या सामने आ रहे हैं, वो ज़रा अपने नाजरीन से शेयर कर लेते हैं। तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम गैर आईनी है, अदलिया पर कदगन लगाना तस्लीम नहीं कर सकते। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि तरमीम के बाद हुकूमत वो जज लगाएगी जो फरमाबरदार हों, सोशल मीडिया के दबाव में आकर एहतजाज नहीं करेंगे, तहरीक अपने वक्त पर शुरू होगी। देख लेते हैं क्या कहा उन्होंने। एक सिलसिला है झूठे केसों का, एक सिलसिला है सियासी अनाद को कानून का, जुर्म का रंग देने का। तो ये अब खत्म होना चाहिए। अब भी मौका है कि हम बैठकर हम वो बात करें जो पाकिस्तान के अवाम की फलाह की बात है, जो कानून की बात है। इस वक्त हम एहतजाज कर रहे हैं जिस तरीके से ये 26वीं आईनी तरमीम की गई है, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अदलिया को मगलूब करना है। बेंच आपने बनाया जिसमें तकर्री हुकूमत करेगी, उसमें ऐसे जज लगाए जाएंगे चुन चुन कर जो फरमाबरदार होंगे। शरीयत के चमचागीर ये कहते हैं निकलो, डी चौक पहुंचो, आज ही पहुंचो, किधर बैठे हो।
ये एक सोची समझी साजिश है हमारे खिलाफ। हम आगे बढ़ेंगे, एक शानदार अवामी तहरीक में बर्पा होगी, लेकिन आज वो वक्त नहीं है। हम किसी सोशल मीडिया के दबाव के तहत ये नहीं करेंगे। जब मौका होगा और हमारी तैयारी होगी हम उस वक्त करेंगे, और ये दूर की बात नहीं है। अच्छा, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं प्रोग्राम खबर में, और वो ये कहते हैं जी कि उन्होंने मज़ीद आइनी तरमीम का इशारा दे दिया है। कहते हैं आइनी तरमीम का जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट था उस पर अमल दरामद रह गया है, इसके लिए तैयारी करना होगी, इत्तेफाक राय एक बार फिर वो कह रहे हैं पैदा करना होगा। और पीटीआई का इख्तिलाफ था कि मिलिट्री कोर्ट्स ना बने, जस्टिस काजी फाइज ईसा को तौसी ना मिले। हमने दोनों बातें मान ली हैं। आगे वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैं उनके हवाले से कहते हैं कि फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, आइनी बेंच को आइनी मुकदमात किस तरह मुंतकिल हों। फैज साहब का जो है, जो मिलिट्री ट्रायल शुरू हो चुका हुआ है, ये बात जो है कोई मुझे कम से कम नहीं पता कि कोई ट्रायल वगैरह जो है कोई शुरू नहीं हुआ। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि उनको तो इंक्वायरी के लिए जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए लिया गया हुआ है। वंस दैट इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड तो उसके बाद ही कोई चालान वगैरह बनेगा ना तो मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। अगर मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला होता है तो मिलिट्री कोर्ट्स में जाए। यहाँ पे मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हुआ है। ओरिजिनल जो स्क्रिप्ट था तरमीम का, उसमें वो लाजमी तौर पर सूनर और लेटर वो आएगा, लेकिन उसके लिए जो है एक तो तैयारी करनी पड़ेगी ताकि एक कंसेंसस हो। तरमीम 26वीं की है, इसके ऊपर पीटीआई वाज ऑन बोर्ड। उन्होंने कहा जी कि हमारा तो मेनली 2 इख्तिलाफात थे इस तरमीम के साथ। मिलिट्री कोर्ट्स ना बने, फाइज ईसा साहब जो हैं उनकी वो एक्सटेंशन वगैरह ये टर्म ना उनको मिल जाए। फाइज ईसा साहब नहीं रह रहे हैं और ना मिलिट्री कोर्ट्स बन रहे हैं, तो हमारा पूरा इत्तेफाक है इस मुसव्वदे के साथ। वो बानी पीटीआई को मिलने गए, बानी पीटीआई उन्हें नहीं इजाजत दी। कल फाइज ईसा साहब ने अपना इख्तिलाफी नोट जो दिया वो भी बड़े क्रिटिकल टाइम पे आया। उनका जो नोट था इख्तिलाफी नोट, ये भी कंसिडरेशन में आया था कमेटी में। बाकी मेंबर्स में ये हमारे में डिस्कशन किसी स्टेज पे हुई नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये कौन से केस जाएंगे, कौन से केस नहीं जाएंगे, ये जुडिशरी खुद ही जो है डिसाइड कर लेगी कि ये किस कानून की जो रिफाइनिंग होगी उसके अंदर ये फैसला जो है हो जाएगा। अच्छा जी, तो सेनेटर फैसल वाडा ये कहते हैं कि आज जो पीटीआई के लीडर्स बने बैठे हैं सब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। इन लोगों का मुफाद है कि बानी पीटीआई जेल में ही रहे। 20 तारीख से खान साहब की मुलाकातें शुरू हो जाएंगी। 26 से खान साहब की मुलाकातें शुरू हो जाएंगी, रेगुलर हो जाएंगी। ठीक है। बेगम साहब बाहर आ जाएंगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो उनकी बेल हुई और बेल होने के बाद कोई और मुकदमा बना के उनको अरेस्ट नहीं किया, बाहर आ जाएंगी। आप ये कह रहे हैं उनको एक और मुकदमा बना के अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अब जब बेगम साहब बाहर आ जाएंगी, ये खान साहब को पता है या नहीं पता, दैट आई डोंट नो। ठीक है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये सब कुछ स्टेज हो रहा है, ये सब ड्रामा है, ये सारा गेम है, का हिस्सा है, ये सब सेटिंग का हिस्सा है। सारे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं जो आज लीडर्स बने हुए पीटीआई के अंदर। उनके लिए सूट करता है कि खान साहब जेल में रहे। खान साहब कितना अर्सा जेल में? सुने मेरी बात, खान साहब जेल में रहे और रहेंगे, और हाँ, और उससे ज्यादा उनके अल्लाह ना अगर तकलीफ हो तो इनको और फायदा हो। इंटरेस्टिंगली अंसार अब्बासी साहब ने बाकायदा आज एक कॉलम जिसमें लिखा है, उन्होंने कहा है कि 27वीं आइनी तरमीम आनी ही आनी है, क्योंकि जिस तरह आइनी बेंचेस की तश्कील होनी है उसमें बहुत सारा अभाम है 26वीं तरमीम में, कैसे होगा, क्या होगा। सो वो ये रेफरेंस दे रहे हैं कि उनकी बहुत सारे माहिर कानून से बात हुई है, तो वो ये बताते हैं कि जी 27वीं तरमीम के बगैर अब जो बेंचेस हैं आइनी बेंचेस वो नहीं बन पाएंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और इस पर सवाल भी ज़ाहिर है बहुत सारे उठाए जाने हैं। ख़ुद ख्वाजा आसिफ साहब भी ये फरमा रहे हैं कि फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। तो इस वक्त बात कर लेते हैं पीटीआई रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच सेनेटर साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बताइएगा कि वज़ीर दिफा ये फरमाते हैं कि आप लोगों की जो शराइत थी वो मान ली गई, आप लोगों ने इत्तेफाक किया, फिर जब ये तरमीम मंजूर हो गई तो बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, आप सब ये कह रहे हैं कि गैर आइनी तरमीम है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने बानी से मिलने गए तो उन्होंने इससे इख्तलाफ किया, तो पहले हाँ कर ली फिर बाद में इख्तलाफ, तो ये तजाद नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए इस तरह है कि जैसे ये वज़ीर दिफा जो ये जो बात कर रहे हैं, ये जो चीज़ भी करते हैं ये अपने लीडर से पूछ के करते हैं, ठीक है। इस लिहाज से अगर आप एक प्रोग्राम देखें, मेरे ख्याल में मार्च 2010 में तलत हुसैन साहब ने एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे कि जिसमें उस वक्त बात हो रही थी, मेरे ख्याल में 18वीं तरमीम जब उसकी बातें हो रही थी,
तो उस वक्त एक बात सामने आ रही थी कि जो जुडिशरी की जो कॉम्पोजिशन होगी वो पार्लियामेंट करेगी। तो उस वक्त इमरान खान का एक क्लियर मौक़िफ़ था कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी विच इज़ द बेसिस ऑफ द डेमोक्रेसी, कि जिसमें आप ट्राइकोटमी ऑफ पावर्स, या जिसको दूसरे लफ्ज़ों में सेग्रीगेशन ऑफ पावर्स कहते हैं, वो चीज़ होनी चाहिए। और उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि ये नहीं होना चाहिए, ये जुडिशरी को सिवियरली कॉम्प्रोमाइज़ कर देगी। नॉट दैट जुडिशरी वाज डूइंग इट्स बेस्ट, लेकिन ये उसको फर्दर कॉम्प्रोमाइज़ कर देगी। अब उस बेसिस के लिहाज से इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी हद तक मान रही होगी, लेकिन उसमें ये शिक्के बाज जो मुझे समझ आ रही है, मैं चूँकि उस मेन लीडरशिप का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे समझ आ रही है, ये बात चीज़ें बीच में एडिशन कर दी गई थी इसमें जुडिशरी को। और देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कह रही। आखिरी मुलाकात बैरिस्टर गौहर की मौलाना फजल रहमान से हुई, जिस वक्त कैबिनेट में ये मुसवदा इसका मंजूर हो रहा था। आकर फिर जो गुफ्तगू हुई वो हमारे सामने, फिर जब कमेटी बनी, पार्लिमानी कमेटी, उसमें आप लोगों ने अपने नाम भी दिए कि कौन कौन हिस्सा बनेगा चीफ जस्टिस की नाम पे इत्तेफाक करने के लिए। देखिए, मैं बिल्कुल, अगर उन लोगों ने ऐसा किया भी था तो मेरे लिहाज से, मुझे अगर मैं होता तो मैं शायद ये ना करता, लेकिन पार्टी लीडरशिप है जो डिसाइड करे। लेकिन इन प्रिंसिपल जब ये बात इमरान खान से डिसाइड की गई तो मैं टोटली एग्री करता हूँ इमरान खान से कि इस चीज़ के ऊपर ये नहीं होना चाहिए। और देखिए, इसकी बेसिक वजह ये है, आज क्या हो रहा है, आज ह्यूमन राइट कमीशंस, आज जो इंटरनेशनल ज्यूरिस्ट के वो हैं, वो सारे आपको क्या कह रहे हैं, आपने अपनी जुडिशरी को टोटली कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है। वो जो कार्टून मुख्तलिफ लोग बता रहे हैं कि जो 3 पिलर थे उनमें से एक पिलर को आपने काट दिया है। इस पे सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि अभी हमने सोशल मीडिया को काफ़ी प्रेफरेंस देती रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और काफ़ी एक तालमेल रहा है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हमने कैंपेन जो करनी होगी वो उस वक्त करेंगे जब उसका सही वक्त होगा। सही वक्त उसका क्या होगा और कौन से फैक्टर्स उसको डिसाइड करेंगे? देखिए, मुझे नहीं मालूम, सलमान अकरम राजा साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन मेरा एक प्रिंसिपल स्टैंड होना चाहिए, किसी भी चीज़ के ऊपर एक प्रिंसिपल स्टैंड होना चाहिए। सवाल उठना ये चाहिए, 2 चीज़ें सवाल उठनी चाहिए। जिस तरीके से लोगों को अगवा करके, जैसे लोगों ने खुद आके बयान दिया है, जैसे मेंगल साहब के जो सेनेटर्स हैं उन्होंने कहा है, सेनेट के अंदर कहा है कि हमारे ऊपर दबाव था। अच्छा, इसको मिसाल दे दे 164 के लिहाज से, जब हुदैबिया पेपर मिल का जब केस आया था, उसको क्यों उड़ा दिया गया था कि उसके ऊपर दबाव था इसहाक डार के ऊपर। नॉट दैट व्हाट इसहाक डार सेड वो गलत था, उसने जो कुछ कहा वो सही था, लेकिन दबाव के अंदर कहा, उन्होंने उसको उड़ा दिया। अब क्या ये जो वोट दिए गए हैं, क्या ये दबाव के अंदर नहीं है? क्या इनको उड़ा नहीं देना चाहिए? उस लिहाज से अगर देखा जाए, ये भी उसी तरीके से। नंबर 2, ये तो एक बात हो गई पहलू। नंबर 2, जो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी है, उस प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी में सेग्रीगेशंस ऑफ पावर्स हैं। जब आप सेग्रीगेशंस ऑफ पावर्स को ख़त्म कर देंगे और आप जुडिशरी को डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव के अंडर ले आएंगे, तो फिर मुझे एक बात बता दें, क्या ठीक है सारे जजेस, बाज़ जजेस होंगे जो कि उनके इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे, लेकिन 99% ऑफ द जजेस विल कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द। मोहम्मद साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी तो आप ये बात करें बिकॉज यू आर इन द ऑपोजिशन, what if you come in the government, then this will suit you, don't you think? नहीं, देखिए, बात इसका नहीं है, इट इज़ नॉट अबाउट व्हाट सूट मी और व्हाट सूट यू, कि आज चीज़ जो आपको सूट कर रही है, कल को मैं इधर हूँगा मुझे सूट करेगी। क्या हम इस तरीके से मुल्क चलाएंगे, या क्या हम इस तरीके से मुल्क चलाएंगे कि व्हाट सूट्स दिस कंट्री द बेस्ट? इज इट यू एंड मी और इज इट द कंट्री? इज इट द पीपल ऑफ पाकिस्तान? हम लोग अपने चलाने के लिए। और मैं एक और बात बताता हूँ, आज से 2.5 साल पहले इमरान खान ने क्या कहा था? इमरान खान ने कहा था कि जब केसेस ख़त्म होंगे, मियाँ नवाज शरीफ वापस आएगा, आते साथ से सबसे पहले ये जिस इदारे के ऊपर हमला करेगा वो है सुप्रीम कोर्ट। देखिए, दैट इज एग्जैक्टली द पॉइंट। द पॉइंट इज, चाहे वो मेरे खिलाफ जाए, चाहे जुडिशरी मेरे खिलाफ जाए, चाहे जुडिशरी आपके खिलाफ जाए, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जुडिशरी के अंदर जजेस की तानियाती ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर मेरिट वाले लोग कराए। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं बड़े अरसे से बड़ा खुश था कि 3 जजेस पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे आ रहे हैं यके बाद दीगरे,
जो कि उनके अंदर कोई ब्लेमिश नहीं था और वो बड़े वो थे। एक जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब और जस्टिस याया अफरीदी, ये तीनों की अगर आप हिस्ट्री देखें, दे आर एक्सीलेंट जजेस इन देयर ओन हिस्ट्री एज वेल। मेरा ये ख्याल था कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का बेहतरीन दौर होगा और पाकिस्तान इसमें तरक्की करेगा। अनफॉर्चुनेटली इन नालायक लोगों ने उसको भी तबाह करने की पूरी कोशिश की है। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त डाला। थैंक यू सो मच। हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ थे। बहरहाल हम इस हवाले से देखते हैं बीटीआई आगे क्या मौक़िफ़ रखती है और क्या करती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? बच्चों की सेहत से मुताल्लिक। और अक्सर वालिदैन अपने बच्चों की सेहत के लिए बहुत फ़िक्रमंद रहते हैं कि उनके बच्चे खाते पीते नहीं हैं, घर के बजाय स्नैक्स और फास्ट फूड्स वगैरह पर उनकी तवज्जो ज़्यादा होती है। और फिर एक ये है कि फटीग्ड भी रहते हैं, एग्जॉस्ट बहुत जल्दी बच्चे हो जाते हैं। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है आजकल, मोबाइल सबके हाथ में है, घर में बैठे हैं, काउच पर बैठे हैं, लेटे हैं, खाना भी लेट के खा रहे हैं। मतलब मोबाइल से उनका एक तो वास्ता छूटे तो फिर वो कुछ करें। दूसरे ये जब वालिदैन इस तरह की कंप्लेन करते हैं तो किया जाए। ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि बच्चों की जो सेहत की ख़राबी है उस पर बहुत ज़्यादा प्रोग्राम भी होते हैं, लेकिन आज हम अपने प्रोग्राम में ग्लूको बिस्किट बनाने वालों के ताबन से एक सेगमेंट कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो पेरेंट्स के हैं, जिसमें उनको जवाब भी मिलेंगे। और बच्चों के जो ये खाने पीने के मसाइल हैं, ख़ास तौर पे जो उनकी सेहत से मुताल्लिक उनकी जो ग्रोथ है वो उस तरह नहीं हो रही है, उसके लिए क्या किया जाए, कितने अहम हैं बच्चों को एक ऐसा खाना प्रोवाइड करना जिसमें उन्हें तमाम तर न्यूट्रिशंस मिलें और बैलेंस्ड हो। और इस पे बात कर लेते हैं, माहिर ग़िज़ाइयत हिना अनीस हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा ये बताइए कि ये बहुत से बच्चे मुनासिब खुराक नहीं लेते, हमने अपने इंट्रो में भी ये बयान कर दिया, और इसकी क्या वजूहात हैं, कैसे इसको सॉर्ट किया जा सकता है? सबसे पहली बात ये कि मदर्स को ये चीज़ समझनी होगी कि मुनासिब खुराक उनको देनी कैसे है, या कंप्लीट एक डाइट प्लान उनका कैसे बनाना है जिसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, मिनरल्स भी हो, वाइटामिन भी हो। ये बात का ख़ास ख्याल रखना है। जब ये चीज़ें सारी एक साथ बच्चे के हर मील में एक प्लेट में मौजूद होंगी तो ना थकन होगी, ना कोई विटामिन की कमी होगी, ना और ज़्यादा कोई डेफिशिएंसी होगी। लेकिन मदर्स अक्सर फेल हो जाती हैं। वजूहात ये हैं कि हम अक्सर बच्चों को बहुत आज़ादी दे देते हैं कि सिर्फ उनकी ही पसंद का होगा, मेरा बच्चा ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, इस तरह की चीज़ें होती हैं। मदर्स को ये डिसीजन लेने हैं कि भाई नाश्ते में उनके क्या होना चाहिए, नाश्ते में फल होना चाहिए, अंडा होना चाहिए। तो बच्चे डिसाइड कर रहे हैं, ये बच्चे डिसाइड कर रहे हैं, मदर्स को डिसाइड करना है। लेकिन वैसे माएँ क्या मसाइल लेकर आती हैं कि किस किस्म के मसाइल का सामना है, क्या चीज़ खाना पसंद कर रहे हैं और क्या चीज़ नहीं खाते जो ज़रूरी है? बिल्कुल ऐसे ही माएँ सबसे ज़्यादा मसाइल लेकर आती हैं कि मेरे बच्चे का पेट ख़राब है, या थकावट है, या घुटनों में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, नज़र सही नहीं आ रहा। ठीक है, अक्सर स्कूल बच्चे जाते हैं, ब्लर विजन हो जाते हैं। खाना सही कैसे खाना चाहिए कि सुबह नाश्ते में बच्चों को एक फल और दूध ज़रूर देना चाहिए। ये दोनों चीज़ें क्यों नहीं अच्छा फल नहीं खाएंगे ना, आप मदर्स को ट्रिक करनी है, मदर्स को उनको फल को जूस दूध में मिला के मिल्क शेक बना के दे दें। ठीक है ना, तो ये सुबह इतना एक गिलास पी लेंगे। यस, एक मिल्क शेक बना दिया, एक बनाना डाल दिया, एक कप दूध डाल दिया, थोड़े से ओट्स डाल दिए, उसमें आपने ब्लेंड कर दिया तो एक स्मूदी तैयार हो गई, बच्चों ने पी लिया। दैट्स अ बैलेंस डाइट। प्रोटीन भी आ गया मिल्क से, कैल्शियम भी आ गया, फ्रूट भी आ गया और ओट्स भी आ गए जो कि सीरियल की फॉर्म में आ गए। तो इस तरह हो गया। कभी कभार एग्स के साथ फ्रेंच टोस्ट बना कर दे दें। तो ये नाश्ता एक बैलेंस होना चाहिए। फिर स्कूल स्नैकिंग बैलेंस होनी चाहिए। स्कूल स्नैक में भी सिर्फ और स्नैक में आपको पैकेट फूड दे देती है मदर्स, बच्चा नहीं खाता, उसको बैलेंस करके। लेकिन एक चीज़ बताएं है ना कि जब हम बाहर देखते हैं तो इतनी वैरायटी, इतनी चीज़ें, इतने रंगो नूर, टेस्ट, स्पाइसेस मौजूद हैं, तो बच्चे को फिर मतलब कितना कलरफुल चीज़ें होती है, अपीलिंग। तो ऐसे में बच्चों को कैसे हेल्दी स्नैक्स की तरफ लेके जाएं, घर के बनी हुई चीज़ों की तरफ? सबसे बड़ी बात है कि चलें अपीलिंग चीज़ें में से भी आपको कुछ चीज़ें पिक करनी पड़ेंगी ना। एक चीज़ अच्छी है, एक चीज़ बुरी है, ये बच्चे को नहीं पता, ये आपको पता है। तो आपने इंग्रेडिएंट देखना है कि जो इतनी कलरफुल सी स्नैक्स सारे पड़े हुए हैं, तो आपके बच्चे के लिए बेस्ट स्नैक्स कौन सा है, आपने वो ले लिया एज अ ट्रीट उसके लिए। ठीक है, जस्ट लाइक ग्लूको टेडी ले लिया। ठीक है, जो कि गुडनेस ऑफ व्हीट उसमें है, नो प्रिजर्वेटिव है, नो कलर्स हैं। ठीक है, तो आपका बच्चा प्रिजर्वेटिव्स और कलर्स से बच गया। व्हीट उसमें दे दिया गया उस केक की शक्ल में, रियल स्ट्रॉबेरी जैम दे दिया गया, टेस्टी है, उसका कॉम्बिनेशन बना लिया मिल्क के साथ। मिल्क में डिप करके ग्लूको टेडी ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, स्कूल स्नैक में भी ले जा सकते हैं। अब एक लंच बॉक्स में आपने
दे दिए, एक ग्लूकोटेडी, इसके साथ कुछ कटे हुए फ्रूट्स दे दिए, एक सैंडविच दे दिया एग और चिकन का बना के। देखिए मैं एक बात बताऊं कि लंच टाइम, जो स्कूल लंच टाइम होता है ना, वो बच्चों के लिए मेजर टाइम होता है। अगर उस वक्त बच्चा भूखा घर वापस आता है ना, और अगर लंच स्किप करता है स्कूल में, तो लेथार्जी आएगा, फटीक होगी उसको पूरा दिन, क्योंकि स्कूल का वो जो वक्त होता है ना, वो बच्चे को बैलेंस एनर्जी प्रोवाइड करनी है। बैलेंस एनर्जी तो उसके लंच बॉक्स में होगी। अच्छा, आपने जिक्र किया मसनूई रंग जो होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये वैसे कितने हार्मफुल हैं, इसके बारे में भी ज़रा बताओ। बहुत हार्मफुल हैं। सबसे ज़्यादा ये बच्चों की मेमोरी पे अफेक्ट डाल रहे होते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा कलरफुल फूड होगा, और फूड कलर्स जिस फूड में डाले हुए होंगे, प्रिजर्वेटिव, ये दोनों चीज़ें मेमोरी हेल्थ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगी। आजकल बहुत सारे बच्चों को भूलने की बीमारी हो गई है, चिड़चिड़ापन हो गया है, वो इरिटेबल रहते हैं, लड़ाई झगड़ा बच्चे बहुत कर रहे हैं, ठीक है, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, स्टडीज़ में अच्छा ग्रो नहीं कर रहे। वजह सारी यही है कि प्रिजर्वेटिव्स और कलर वाला फूड खा रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें बहुत नुकसानदेह। अच्छा, एक और चीज़ ये बताइए कि ये स्कूल ज़ाहिर है कि एक बड़ा अहम हिस्सा होता है। सुबह 7 बजे बच्चे जाते हैं, 2-2:30 बजे तक वापस आते हैं। एक तो स्कूल जाने से पहले क्या देना चाहिए आप बता चुकी हैं, लेकिन स्कूल के लिए क्या स्नैक्स ऐसे होने चाहिए जो ताकि बच्चे फटीग ना हो? बिल्कुल बेहतरीन बात है। अब देखें ना, अब जो हमारे बच्चे हैं ना, वो बाज़ार के स्नैक्स पे, कलरफुल पैकेट्स के स्नैक्स पे ट्रेंड हो चुके हैं। अब बीइंग अ पेरेंट हमारी जिम्मेदारी आती है कि उनको बेस्ट पॉसिबल स्नैक दें। स्नैक के इंग्रेडिएंट आप ज़रूर पढ़ें, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कि ग्लूकोटेडी इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्नैक। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, लंच बॉक्स में आपने एक सैंडविच दे दें, पराठा रोल दे दें, शामी कबाब दे दें। शामी कबाब इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन बच्चों के लिए। दाल और एनिमल प्रोटीन को और वेजिटेबल प्रोटीन को मिला के शामी कबाब बच्चों के लिए बेहतरीन चीज़ है, और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, तकरीबन हर घर का बच्चा खा लेता है। वो सैंडविच में और रोल पराठा में डाल के दे दें, ठीक है। आप थोड़े से फ्रूट्स बच्चों को देने की आदत डालें, वेजिटेबल को स्टीम करके, छोटी छोटी सी कैरेट्स, क्यूकम्बर, ये बच्चों को रोज़ दें। फ्रेंच टोस्ट, अक्सर बच्चे अंडे नहीं खाते, फ्रेंच टोस्ट में तो बना के खा लेंगे, टेस्टी हो जाता है ना, तो वो दे दिए। ऐसी चीज़ें दें जो बच्चों के लिए कंप्लीट मील हो, क्योंकि देखें बचपन जो होता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसी वक्त, इसी एज में बच्चों की ब्रेन फिजिकल डेवलपमेंट हो रही होती है, और अगर इस वक्त डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है ना, तो वो सारी ज़िंदगी आदतें भी इसी टाइम, इसी पीरियड में। मुझे ये बताइएगा, अक्सर बच्चे स्कूल से आते हैं, गो के नाश्ता भी किया हुआ हो, लेकिन वो टाइम ड्यूरेशन इतना होता है, स्कूल से घर वापस आए या खेल कर बाहर से वापस आए, उनके अंदर थकावट, एनर्जी लेवल बहुत कम होता है। उसके लिए क्या किया जाए, इंस्टेंट एनर्जी कैसे मिल सकती है? सबसे बेहतरीन चीज़ है बच्चों के लिए नट्स। अब नट्स अक्सर बच्चे वैसे नहीं खाते हैं, ठीक है ना, नट्स योगर्ट में मिला के या मिल्क में मिला के आप नट्स का पाउडर बना के, हर मदर को ना एक जार में मिक्स नट्स का पाउडर बना के रखना चाहिए। यार 15 डेज में नया बना लें, अच्छा। फ्रिज में रख दें, ख़राब नहीं होता है इस तरीके से। और उस पाउडर को आपने दही के साथ, मिल्क के साथ, कुछ भी करके शेक बना के, स्मूदी बना के बच्चों को दे देना है। तो या वो खेलने जा रहे हैं उससे पहले दे दें, या जैसे ही खेल कर आए एक ग्लास दे दें, तो फ़ौरन एनर्जी जो वो खेल कूद कर आए हैं वो उनकी बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, तो ये जाहिर है कि ये बड़ी उलझन होती है। आई एम श्योर कि ये उलझन वालिदैन की दूर भी हुई होगी लंच बॉक्स की के हवाले से, कि उसके अंदर क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। अक्सर बच्चों को कितने वैसे किस तरीके से उसको पोर्शन, देखिए बच्चे का ना पेट बहुत छोटा सा होता है, तो अगर लेट सपोज कि आपने एक डाल दिया, कोई भी रोटी या पराठा या सैंडविच, बर्गर के बन, जो भी अवेलेबल हैं, जो आपके बच्चे को पसंद है, और 5 डेज स्कूल होता है, 5 डेज डिफरेंट लंच बॉक्सेस उनको दें। ये नहीं कि एक ही बोरिंग लंच उनके पास आ रहे हैं। लेट सपोज एक दिन आपने सैंडविच, चिकन सैंडविच दे दिया, उसके साथ एक छोटा सा एप्पल कट करके दे दिया और एक ग्लूकोटेडी दे दिया, ये डे 1 हो गया। डे 2 आपने शामी कबाब का रोल दे दिया और आपने कोई और फ्रूट दे दिया, एप्पल नहीं दिया, मैंगो दे दिया, बनाना दे दिया, वॉट एवर सीजनल अवेलेबल, फिर ग्लूकोटेडी का एक दे दिया, तो ये रोज़ डिफरेंट होगा। तीसरे दिन आपने नगेट्स दे दिए, होममेड। अच्छा, तो हम अगर इस पूरी जो गुफ्तगू हुई है इसको ज़रा समअप करें, तो हम माओं को आज क्या पैगाम दे सकते हैं? लेकिन सबसे पहली बात यह है कि अपने बच्चे की डाइट को बैलेंस करें, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, और नेचुरल तरीके से, क्योंकि ये जो वक्त होता है ना बच्चों की ग्रोथ का, इस वक्त मेंटल डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट के साथ हो रही होती है, और मेंटल डेवलपमेंट के लिए फैट्स और प्रोटीन भी बहुत ज़रूरी है, और फिजिकल डेवलपमेंट के लिए एनर्जी चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो
अपने बच्चों को प्यार दें, उनको टाइम दें, उनको स्क्रीन से थोड़ा सा दूर रखें, उनको चहलकदमी पे अपने साथ ले जाएं और बैलेंस डाइट, फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए और साथ में बैलेंस डाइट भी। थैंक यू सो मच हिना, आप तशरीफ लाई और आपने बड़ी मुफीद गुफ्तगू की। तो आई एम श्योर सारे मसाइल आज हल हो गए, माओं के काफ़ी मसाइल जो हैं वो सॉर्ट हो गए होंगे इस सेगमेंट की वजह से। चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और आज अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम को 79 साल मुकम्मल हो गए हैं और ये इदारा किस लिए कायम हुआ था? दूसरी जंग अज़ीम के अख्तिताम पर दुनिया भर में मकसद ये था कि अमन व सलामती को बरकरार रखा जाए, लेकिन हम ये देखते हैं कि इतने अरसे बाद भी ये इदारा जहाँ पर अमन कायम करना है वहाँ पर ये हमें नाकाम दिखाई देता है। बात हो रही है कश्मीर की और बात हो रही है फ़लस्तीन की। बात कश्मीर की, फ़लस्तीन की, चेचनिया की, बाकी और भी कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पर जुल्म ढाया जा रहा है और जाता रहा है। और अब फ़लस्तीन से मामला निकल कर, गज़ा से ये मामला निकल कर लबनान जा पहुंचा है। बाकी जगहों पर जो वार क्राइम्स हैं वो चल रहे हैं, लेकिन कोई भी नहीं। अच्छा, फ़लस्तीन की बात करें तो वहाँ पर भी एक बड़ा सवालिया निशान है, इसराइली बर्बरियत जारी है। और फिर अब तक ऑस्ट्रेलवी मीडिया की जो दावा आया है, हम कह रहे थे कि 1 लाख के करीब, लेकिन वो ये कहते हैं कि 2 लाख फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। और फिर उसके साथ साथ एक और चीज़ भी है कि हमने जिस तरह से कहा कि ये मामला लबनान तक पहुँच चुका है, तो लबनान की जो तहरीक मुज़ाहमत हिज़्बुल्लाह ने अपने सीनियर रहनुमा हाशिम सफ़ीउद्दीन की इसराइली हमले में शहादत की तस्दीक कर दी है। ये हसन नसरुल्लाह के बाद बने थे, जानशीन बने थे और ये बेसिकली उनके कज़न भी थे हसन नसरुल्लाह के। और फिर ये है कि अब आप इसराइल दूसरी जानिब प्लानिंग ये भी कर रहा है कि किस तरीके से ईरान के हमले का जवाब दिया जाए। चलें तो इस सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ीर नगमाना हाशमी। नगमाना हाशमी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। ये बताइएगा, शुरू में हम जिक्र कर रहे थे कि अक़वाम मुत्तहिदा जिस पर्पस के लिए उसका अमल लाया गया था, क़याम अमल में लाया गया था, वो वहाँ पर वो कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहा। सबसे बड़ी मिसाल है मसला फ़लस्तीन और इसराइल की। अब जो सूरत हाल डेवलप हो गई है, किसी तरह की उम्मीद रखी जा सकती है अक़वाम मुत्तहिदा से? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया है कि अक़वाम मुत्तहिदा जिस मकासद के लिए बनी थी वो मकासद पूरे तो नहीं कर पाई, लेकिन वो क्यों नहीं कर पाई ये समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो दूसरी जंग अज़ीम के बाद उन ताकतों ने मिल के बनाई जो विक्टोरियस थे। तो जाहिर सी बात है इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस और जो इनमें ममालिक हैं, जो इसके सरकर्दा ममालिक हैं, जिनके पास वीटो पावर है, वो सारे वो ममालिक हैं जो पहले कॉलोनाइजिंग पावर्स थे और जिन्होंने वैसे ही आधे से ज़्यादा दुनिया पे कब्जा किया हुआ था। तो जाहिर सी बात है आप क्या उम्मीद रखते थे कि वो किसी भी तरह का जस्टिस जो है वो डिस्पेंस कर पाएंगे। और हमने पिछले 79 ईयर्स में आप देखा है क्या न्यो कलोनियलिज्म को रोक पाए हैं? वो नहीं, क्योंकि जो ताकत है, जो पैसा है, जो वीटो पावर है, वो सारी उन ममालिक के हाथ में है जिन्होंने ये सिस्टम्स बनाए हैं। इसीलिए अब बहुत डिबेट चल रही है कि पूरा कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू होना चाहिए यूएन सिस्टम का, बिकॉज ये बुरी तरह से नाकाम हुआ है। खाली फ़लस्तीन और कश्मीर का ही जिक्र नहीं है। आप देखिए कि पिछले 15 साल में तमाम अहम मुसलमान ममालिक ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिए गए हैं जिनके पास पैसा था, पावर थी। लेकिन नगमाना साहिबा, इसमें तो वैसे तो यूएन डे है, लेकिन इसके अंदर तो इक्वली रिस्पॉन्सिबल ओआईसी भी है कि उसका क्या रोल रहा? चलें, वो तो मुसलमानों की तंजीम थी। आ रही हूँ जी, मैं अब उसी की तरफ आ रही हूँ कि अब ये जो इदारे बनाए गए थे एज आई सेड, ये किसी खास मकसद के लिए बनाए गए थे और वो मकसद उनका पूरा हो रहा है। इसराइल की भी तो जहाँ तक फाउंडेशंस का ताल्लुक है तो वो भी एक ख़ास मकसद के लिए बनाई गई थी और वो अब आपके सामने बड़ा खुल के सामने आ रहा है। जहाँ तक ओआईसी का ताल्लुक है तो ओआईसी के बारे में तो जितना कहा जाए वो कम है, क्योंकि इसके जो फाउंडिंग फादर्स थे उनका जो विजन था उनको सबको एक एक करके रास्ते से हटा दिया गया और उसके बाद जो लीडरशिप उभरी उसमें शायद इस कदर का विजन नहीं था कि वो मुस्लिम उम्मा को यूनाइट कर सके।
फिर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हालात कुछ इस तरह के हैं कि उनकी सबकी डोरें जो है वो इन्हीं मजबूत वेस्टर्न पावर्स के हाथों में है। अब थोड़ा सा मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जा रहा है, मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ दुनिया जा रही है, तो उसकी आपको इन पावर्स की तरफ से रेजिस्टेंस नजर आ रही है। तो मुस्लिम ममालिक भी देखें उन्हीं जियो स्ट्रेटेजिक जियो इकोनॉमिक कंसिडरेशंस की वजह से इनके जाल में फंसे हुए थे और हम एज अ उम्मा कुछ कर नहीं पाएंगे। अभी भी देखिए ना कितने मुस्लिम ममालिक हैं जो खुद भी तबाह हुए हैं, लेकिन फिर भी इस वक्त उन्होंने इसराइल का साथ दिया है। रॉकेट हमलों में उनके तरफ से उन्होंने अपनी एयर स्पेस यूज करने दी है, उनके साथ मिलके वो ईरान के भी रॉकेट हमले को डिफेंड किया है। तो बहुत देखिए ये गुत्थी जो है ये बहुत उलझी हुई है। हाँ। और उसके बहुत ज्यादा जियो स्ट्रेटेजिक जियो इकोनॉमिक जो टेंटिकल्स हैं वो एक दूसरे में फंसे हुए हैं। इसको अनटैंगल करना ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये बहुत अफसोसनाक बात है कि 79 इयर्स के बाद भी कश्मीर में भी जुल्म हो रहा है और फलस्तीन में तो बेतहाशा अब जुल्म हो रहा है। इस जमाने 21वीं सदी में कश्मीर में भी जेनोसाइड हुआ, यहाँ भी जेनोसाइड हुआ और किसी के सर पे जू नहीं रेंग रही। बिल्कुल ऐसे ही। और जो ताकतें जो ये दावा करती हैं कि वो दुनिया में अमन चाहती हैं, वो चाहती हैं कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना हो, वो इस पर आंखें बंद किए हुए हैं। उनकी तरफ से हमें कोई आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी नमाना साहब प्लीज आप बात कीजिए। देखिए आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये ह्यूमन राइट्स और ये बाकी जो चीज़ें होती हैं वो भी पॉलिटिक्स में कोई मोरालिटी नहीं होती। ये सब एक आप समझिए कि एक तरीके हैं नए कॉलोनियलिज्म के बाद कि जो ताकतें अब उभर रही हैं उन पे वो कंडीशनैलिटी लगाई जाए जो उनके अपने मुल्कों में पूरी नहीं हो रही। और ये ह्यूमन राइट्स का भी एक बहुत बड़ा ढोंग है। मैं तो 5.5 साल लॉन्गेस्ट सर्विंग पाकिस्तान की एम्बेसडर रही हूँ EU में। मैंने ये सब सिस्टम बहुत गौर से और बहुत करीब से देखा है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड, जहाँ पे लोगों के लॉन्ग टर्म कौमों के स्ट्रेटेजिक और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंसिडरेशंस आते हैं, खासतौर पे वेस्टर्न पावर्स की, तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। और हमारी मजबूरी ये है कि हमारी मुस्लिम उम्मा ने अपने आप को टेक्नोलॉजिकली एकेडमिकली और नई टेक्नोलॉजी में लेकर नहीं आए। अब थोड़ी सी चेंज आ रही है, बट इट्स टू लिटिल टू लेट। लेकिन अभी भी कुछ नहीं गया। बिल्कुल टू लिटिल टू लेट से आपने बजा फरमाया। थैंक यू सो मच नगबाना हाशमी साहिबा। और सही बात कर रहे हैं कि ना हमने तालीम के मैदान में, ना टेक्नोलॉजी के मैदान में, ना ही मैशियत के मैदान में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं कुछ भी नहीं कर सके खातिर खा। चलें जी ब्रेक लेते हैं। वो कहा जाता था कि क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। तो पानी के बुलबुले का तो पता नहीं चलता, ना ही इंसानी ज़िंदगी का। ज़ाहिर अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन एक बुलबुला, बल्कि बुलबुले ऐसे हैं कुछ कि वो चले जा रहे हैं एक अरसे से, और आज 15 साल मुकम्मल हो गए और सबकी ज़िंदगियों में रौनक और हंसी और कहकहे बिखेर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं ड्रामा सीरियल बुलबुले की, जिसको देखकर सब बड़े महजूज होते हैं। और पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि हम देखते हैं पड़ोसी मुल्क में भी बड़ा इसे पसंद किया जाता है। तो ज़रा बुलबुले की जो 15 साल हैं इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। अरे यार खूबसूरत घर पे नहीं है और उसका फोन भी नहीं लग रहा, मैसेज का जवाब भी नहीं दे रही वो मुझे। तेरी बीवी कहीं बशीरे के साथ तो नहीं भाग गई पुत्र? बुलबुले में दिलचस्प नोक-झोंक, जुमलों की बरवक्त अदायगी और शानदार अदाकारी, इस टीम वर्क ने ड्रामे को 4 चांद लगा दिए। हमारी बीवियां जिन्ननियों से कम नहीं है। हम तो ईमान से बड़ी कोई मासूम और शरीफ जनानी है। अगर तुम लोगों ने अपने शौहरों की नाफरमानी की तो तुम तीनों को मैं उल्टा लटका दूंगा। चल यार चल सवार चल। नबील और खूबसूरत के दिलचस्प जुमले देखने वालों के दिलों पर राज करने लगे। हिना दिल पजीर ने भुलक्कड़ मोमो का किरदार इतनी खूबसूरती से निभाया कि उनकी पहचान ही बन गया। आप हीरोइन कैसे बन सकती हैं अम्मा जी? सबा कमरबाजी से ना 6 महीने छोटी हूँ। महमूद साहब और मोमो का एक साथ
हर सीन चटपटे जुमलों से भरपूर होता है। लड़के का नाम क्या है? नबील। मैं इस शादी से बिल्कुल राजी नहीं हूँ। खूबसूरत। मैं ये नाइंसाफी तेरे साथ नहीं होने दूंगी। आजा मेरे साथ, मैं कोजी से खुद बात करूंगी। चले जी, तो बात कर लेते हैं इस ड्रामे की। कहते हैं ना, जो असल जान जो है इस ड्रामे की, नबील ज़फ़र, जान, आन और शान। बिल्कुल माया नाज अदाकार, कौन नहीं उनके काम से वाकिफ, सब मोतरफ हैं, लेकिन सब उन्हें बड़ी सीरियस रोल में जानते थे। याद है, रिमेंबर जो उनका ड्रामा था जो बड़ा फेमस रहा है। और इसके बाद लेकिन जब वो इस रूप में आए तो देखा सबने उन्हें उतना ही सराहा। तो हम बात कर लेते हैं, नबील हमारे साथ है। नबील, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन हम देखते हैं ड्रामा सीरियल्स आते हैं, सिटकॉम्स भी आते हैं, मशहूर होते हैं, मगर कुछ अरसे 5 साल 6 साल 15 साल हो गए और उसी तसलसल के साथ इसको पजीराई भी मिल रही है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ और इस कामयाबी पर क्या कहेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो जो पानी का बुलबुला होता है ना, ये वो थोड़ी देर के लिए होता है, और ये जो बुलबुला है ये ARY का बुलबुला है। और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें 15 साल हो गए और सभी इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसमें मेरी पूरी टीम, टेक्नीशियन, आर्टिस्ट, राइटर, डायरेक्टर, माई सेल्फ और साथ ARY जो भी हमसे रिलेटेड हैं इस प्रोडक्शन के हवाले से, उन सब की एफर्ट और ये काविशें हैं कि ये बुलबुला जो है वो 15 साल में भी बहुत सारे लोगों ने कोशिश की। तो नबील, ये बताइएगा भाई कि अब 4 लोग ऐसा लगता है कि जैसे दे वर मेड फॉर दीज रोल्स, कि जैसे आप चारों के अलावा ये रोल कोई कर ही नहीं सकता था। तो ये कैसे इतनी अच्छी टीम बनाई आपने? यार, जैसे मैंने कहा, मेरा कोई टैलेंट नहीं है, हमारा बिल्कुल टैलेंट ही नहीं है। ये अल्लाह की रहमत है, दुआएं हैं और एक अच्छी नीयत है सबकी कि ये एनर्जी इकट्ठी हुई है। टीम कैसे बन गई, इसमें अगर कुछ टेक्निकली चीज़ें देखें तो हमने कैरेक्टर्स को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसी तरह का कर भी दिया जैसे कि लोगों के कैरेक्टर्स नज़र आते थे, या जो चीज़ें हमने उस, अगर आप शुरू का देखें और अब का देखें तो आपको बहुत सारी चेंजेस मिलती हैं, बल्कि हमने ग्रो किया है। और लग ऐसे ही रहा है अब जैसे कि ऐसा कभी भी नहीं था। तो वो मतलब ये करते अल्लाह ने रहमत। तो नबील, हम तो चाहेंगे कि ड्रामा कभी ख़त्म हो, लेकिन कभी किसी मौके पर आपको ख्याल आया कि बहुत हो गया, आप कितना इसे मज़ीद खींचें, ख़त्म कर देते हैं? अच्छा, हमने कभी भी इसको खींचा नहीं है, मैं पहले बता दूं आपको। आज भी हमारी उतनी ही एफर्ट है जितनी पहले एपिसोड पे थी, या सेंटर में थी, या जब 500 एपिसोड हुए तब थी, क्योंकि हम अपनी एफर्ट को बिल्कुल ख़त्म नहीं करते या कम नहीं करते। उसकी वजह ये कि फिर जब हम लोगों से कभी पूछते हैं, मैं एज ए प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर पूछता हूँ, तो मुझे ये रिस्पांस मिलता है कि काइंडली प्लीज़ इसको बंद ना कीजिएगा। ये 20-25 मिनट का वो रिलीफ है जो हमें मिलता है। बेतहाशा हमें लोग मिलते हैं, अगर आप सर्वे भी करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बेतहाशा लोग हमें ऐसे मिलते हैं। एवरेज 90% हमें ये कहते हैं कि काइंडली प्लीज़ इसको बंद ना कीजिएगा। ये हमारी आदत बन गया हुआ है। हम 20-20, 25-25 दफ़ा रिपीट भी देखते हैं तो हमें खुशी होती है। अच्छा, अब ज़रा ये फरमाइएगा कि AR भाई और आपका ताल्लुक़ और साथ 2 दहाइयों से ज़्यादा का है, तो कैसा गुजरा आपका ये सफ़र AR भाई के साथ? देखें, ARY से ताल्लुक़ उसी वक्त से शुरू हुआ जब ARY पाकिस्तान में ऑन हुआ था। पहला ARY का एक सीरियल था साजिश के नाम से। ARY की अपनी ज़ाती प्राइवेट प्रोडक्शन थी, उसमें मैं हीरो था। देन फिर 2003-04 में मैंने पहला सिटकॉम एज ए डायरेक्टर किया, वो भी वहीं किया। फिर सीरियल मेरा जो पहला डायरेक्टेड बाय मी था और फसी बारी ख़ान का लिखा हुआ था, उनकी ज़िंदगी का पहला सीरियल था, मेरा भी एज ए डायरेक्टर पहला सीरियल था, वो भी शायद 2002, 3 या 4 में ARY पे ही ऑन एयर हुआ था। और फिर 2009 में जो है वो मेरी अपनी कंपनी की प्रोडक्ट बुलबुले वहाँ से स्टार्ट हुआ, डुगडुगी किया, रसगुल्ले किया। तो आप समझे, बस मैं भी ARY का पार्ट हूँ। आप भी पार्ट हैं बिल्कुल हमारे साथ। थैंक यू सो मच नबील ज़फ़र, हमारे साथ थे और बड़ी मुबारकबाद हम देंगे इनको, इनकी टीम को। चलें जी, आपसे इजाज़त चाहते हैं। शाद रहे, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।